जय हिंद सैनिकों। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी पृथ्वी डिफेंस एकेडमी की लाइव क्लासेस में। मैं आशा करता हूं बच्चों आप सभी खूब मन लगाकर आपकी आने वाली अग्निवीर एग्जाम के लिए आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों हमारे आज के सेशन में हम हमारे नर्सिंग असिस्टेंट यानी कि एनए का 7वें नंबर का यानी कि 7वें नंबर का मॉडल पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो फटाफट से आप सभी बच्चे हमारे लाइव सेशन में जुड़ जाइए तब तक कि हम हमारी आज की जो क्लास है उसको शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ? When did the first war of independence begin? यानी कि स्वतंत्रता के लिए बच्चों जो पहला संग्राम था यानी कि पहला जो वॉर था वो कब शुरू हुआ? बच्चों यदि हम बात करें तो यह बिल्कुल ही एक बेसिक सा और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। तो जितने भी बच्चे हमारे लाइव सेशन में जुड़े हैं मैं आशा करता हूं सभी बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आजादी का यानी कि स्वतंत्रता संग्राम सबसे पहला जो था कब से शुरू हुआ। इसके ऑप्शन की यदि बात करते बच्चों तो 1847 में नहीं हुआ था, 1859 में नहीं हुआ था, ना ही 1877 में हुआ था। सन 1857 में, याद रखिएगा बच्चों, सन 1857 में मेरठ में विद्रोह शुरू हुआ था। याद रखिएगा आप, सन 1857 में मेरठ में बच्चों विद्रोह जो था वो शुरू हुआ था। याद रखिएगा अब स्वतंत्रता का जो संग्राम था बच्चों वह सन 1857 में मेरठ में शुरू हुआ था। और इसका कारण क्या था बच्चों, यानी कि इस संग्राम को शुरू करने के जो पीछे जो कारण थे बच्चों उसमें जो प्रमुख कारण थे सबसे पहला था अंग्रेजों का अत्याचार। याद रखिएगा आप, अंग्रेजों का अत्याचार। और दूसरा था इसमें सैनिकों को कारतूस में गाय सुअर की चर्बी। ये जो दो थे बच्चों मुख्य रीजन थे हमारे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के। तो ऑप्शन बी 1857 इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन भारत की उत्तरी सीमा बनाता है? क्या पूछा गया हमसे? निम्नलिखित में से कौन भारत की उत्तरी सीमा को बनाता है? विच अमोंग ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स इंडियन नॉर्थर्न बॉर्डर, यानी कि भारत की जो उत्तरी सीमा है निम्नलिखित में से कौन बनाता है? बच्चों यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करते हैं तो मरुस्थल नहीं बनाता है, मैदान भी नहीं बनाता, ना ही पठार। हमारे हिमालयस, याद रखिएगा हमारा जो हिमालय है बच्चों यानी कि हमारे हिमालय जो बच्चों भारत की नेचुरल यानी कि प्राकृतिक दीवार है। याद रखिएगा आप, हिमालय जो बच्चों भारत की प्राकृतिक दीवार है और यह जो होता है बच्चों यह ठंडी हवाओं को रोकता है और हमारे देश की सुरक्षा करता है। तो याद रखिएगा आप, ऑप्शन सी हिमालय जो है बच्चों वो भारत की उत्तरी सीमा बनाता है। तो जिन भी बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन सी हिमालय कमेंट किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक और बहुत ही बेसिक सा बच्चों और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन हमारे सामने आया है कि भारत में कौन चुनाव करवाता है? हु कंडक्ट्स इलेक्शन इन इंडिया। एक और बहुत ही बेसिक सा और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन हमारे सामने आया बच्चों कि भारत में चुनाव कौन करवाता है। तो जितने भी बच्चे हमारे साथ हमारे लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं मैं आशा करूंगा सभी बच्चे मुझे फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि भारत में चुनाव कौन करवाता है। बच्चों यदि इसके ऑप्शन की बात करें बच्चों तो राष्ट्रपति नहीं करवाता है, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट नहीं करवाता, ना ही संसद करवाता है। भारत में चुनाव बच्चों चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन जो होता है बच्चों यानी कि चुनाव आयोग जो होता है बच्चों भारत में निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने के लिए एक स्वतंत्र संस्था है। तो यह जो संस्था होती बच्चों यह सरकार के दबाव में नहीं आती। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए इलेक्शन कमीशन इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में जिन भी हमारे बच्चों ने ऑप्शन ए चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन कमेंट किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। तो याद रखिएगा बच्चों ऑप्शन ए चुनाव आयोग इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, कौन से अनुच्छेद अभिव्यक्ति
व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। याद रखिएगा हमसे क्या पूछा गया है, कौन सा आर्टिकल जो है बच्चों वह प्रति व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, यानी कि विच आर्टिकल्स डील्स विथ राइट टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता के अधिकार हमें कौन सा आर्टिकल बताता है। बच्चे इसके ऑप्शन की यदि हम बात करें बच्चों तो याद रखिएगा आप, भारत का जो अनुच्छेद 19 है यानी कि आर्टिकल 19 जो है बच्चों यह क्या करता है, इसमें 6 प्रकार की हमें स्वतंत्रता मिलती है। याद रखिएगा बच्चों, आर्टिकल 19 यानी कि अनुच्छेद 19 बच्चों हमें कुल मिलाकर 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है। याद रखिएगा बच्चों, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सारी बच्चों हमें इसके अंदर स्वतंत्रता मिलती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी आर्टिकल 19 इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला। और कमेंट सेक्शन में जिन भी हमारे बच्चों ने ऑप्शन सी यानी कि आर्टिकल 19 कमेंट किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आया है कि नई दिल्ली में इंडिया गेट मुख्य रूप से उन सैनिकों के लिए एक स्मारक है जो किस युद्ध में मारे गए थे। यदि बात करें बच्चों तो हमारा जो दिल्ली में एक इंडिया गेट है हमारे दिल्ली में, और यदि आप बात करेंगे इंडिया गेट तो इंडिया गेट मुख्य रूप से उन सैनिकों के लिए एक स्मारक है, यानी कि एक मेमोरियल है उन सोल्जर्स के लिए जो कि किस युद्ध में मारे गए थे। बच्चे यदि हम बात करें तो इंडिया गेट जो बच्चों उन भारतीय सैनिकों की याद में बना है जो कि वर्ल्ड वॉर 1 में शहीद हुए थे, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में जो सैनिक शहीद हुए थे बच्चों उनकी याद में इंडिया गेट पर जो स्मारक यानी कि मेमोरियल बना हुआ है। तो याद रखिएगा आप ऑप्शन डी प्रथम विश्व युद्ध यानी कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है कि बच्चों इंडिया गेट उन भारतीय सैनिकों की याद में बना है जो कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शहीद हो गए थे। बच्चों यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है और हो सकता है यह क्वेश्चन भी आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकता है, तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, किस देश ने 2025 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि कॉप 30 की मेजबानी की। विच कंट्री होस्टेड द 2025 यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। याद रखिएगा बच्चों सन 2025 में एक सम्मेलन हुआ था जिसे हम संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहते हैं बच्चों, इसकी मेजबानी किस देश ने की थी। बच्चे जिसके ऑप्शन की बात करें हम तो भारत ने नहीं की थी, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए ने भी नहीं की थी, ना ही यूएई ने की थी, ब्राजील। याद रखिएगा बच्चों ब्राजील जो है ब्राजील यानी कि कॉप 30 यानी कि यहां पर क्या हुआ था बच्चों, क्लाइमेट चेंज पर ग्लोबल मीटिंग हुई थी और इसको सन 2025 में ब्राजील ने होस्ट किया था। याद रखिएगा बच्चों इसे सन 2025 में ब्राजील ने होस्ट किया था। तो ऑप्शन ए ब्राजील इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में जिन भी हमारे बच्चों ने ऑप्शन ए ब्राजील कमेंट किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। कमेंट सेक्शन में देख रहा हूं मैं आकाश बिल्कुल, टीशान बिल्कुल, तो जिन भी हमारे बच्चों ने सबसे पहले ऑप्शन ए ब्राजील कमेंट किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, किस भारतीय राज्य ने सन 2025 में पहली बार 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी की थी। विच इंडियन स्टेट हॉस्टेड द 7th खेलो इंडिया यूथ गेम्स। याद रखिएगा भारत के किस राज्य ने सन 2025 में जो पहली बार हमारे यहां पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी की थी। बच्चों यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करते हैं तो महाराष्ट्र ने नहीं की थी बच्चों, हरियाणा में भी नहीं की थी, ना ही गुजरात ने की थी। याद रखिएगा आप ऑप्शन सी बिहार। बिहार जो है बच्चों खेलो इंडिया यूथ गेम जिसे हम कहते हैं बच्चों पहली बार बिहार में हुए थे, इससे स्पोर्ट्स डेवलपमेंट बनता है। याद रखिएगा आप इससे क्या होता है बच्चों, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट बनता है। तो याद रखिएगा आप ऑप्शन सी बिहार जो है बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है।
तो बच्चों ऑप्शन सी बिहार जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। कमेंट सेक्शन में देख रहा हूं मैं टिशान ने बिहार कमेंट किया बिल्कुल। तो जिन भी बच्चों ने कमेंट सेक्शन में हमारा ऑप्शन सी बिहार कमेंट किया है उन सभी बच्चों का आंसर जो है बिल्कुल ही सही होने वाला है। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, जुलाई 2025 में यूएवी द्वारा प्रक्षेपित किस सटीक निर्देशित मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? इन जुलाई 2025 विच प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल लॉन्च्ड बाय यूएवी वाज सक्सेसफुली टेस्टेड। जुलाई 2025 में बच्चों पहले से किस सटीक निर्देशन के द्वारा मिसाइल का सफलतापूर्वक जो है बच्चों परीक्षण किया गया? यदि बच्चों इसके ऑप्शंस की हम बात करते हैं बच्चों तो अग्नि 5 नहीं है, आकाश एनजीबी नहीं, नहीं निर्भय है। ऑप्शन डी यूजीपी GMV3 ULMER। बच्चों यदि हम बात करें तो यह जो है बच्चों यह एक ड्रोन से छोड़ी जाने वाली मिसाइल है। याद रखिएगा आप, यह एक ड्रोन से छोड़ी जाने वाली मिसाइल। याद रखिएगा आप, ULME3ER जो बच्चों यह हमारी ड्रोन से छोड़ी जाने वाली एक मिसाइल है बच्चों, याद रखिएगा आप। और यह मॉडर्न वारफेयर में यानी कि आधुनिक युद्ध के समय बच्चों यह बहुत ही ज्यादा जरूरी यानी कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा आप, ऑप्शन डी ULP GMV3 या फिर ULMER जो है बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला। तो कमेंट सेक्शन में जिन भी हमारे बच्चों ने ऑप्शन डी कमेंट किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। टीशान पूछ रहे हैं कि सर केमिस्ट्री की क्लास कब से शुरू होगी? बेटा अभी हम हमारे आर्मी की साइट पे जो आर्मी ने हमारे मॉडल पेपर्स डाले हैं हम उनका सॉल्यूशन कर रहे हैं। आफ्टर मॉडल पेपर हम क्या करेंगे, हमारी केमिस्ट्री की टॉपिक वाइज क्लासेस के क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि अभी जो ये मॉडल्स पेपर डाले हैं बच्चों इसमें से अधिक क्वेश्चंस आपके आने वाली अग्निवीर एग्जाम में आने की संभावना है। तो सबसे पहले हम अभी करंटली इन मॉडल्स पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद जैसे ही हमारे सारे मॉडल पेपर हो जाएंगे हम टॉपिक वाइज केमिस्ट्री की भी क्लास शुरू करेंगे। हम ऑलरेडी बायोलॉजी की क्लास खत्म कर चुके हैं टॉपिक वाइज, उसके बाद हमने मॉडल्स पेपर शुरू किए, इसके बाद हम इन द एंड केमिस्ट्री की भी टॉपिक वाइज क्लास शुरू करेंगे। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की स्थापना किस वर्ष में हुई? भारतीय यानी कि इंडियन एयरफोर्स की स्टेब्लिशमेंट यानी कि भारतीय वायुसेना की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो जितने भी बच्चे हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़े हैं मैं आशा करूंगा कि सभी प्यारे बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इंडियन एयरफोर्स की स्थापना किस टाइम में हुई थी। बच्चों यदि हम बात करें तो इंडियन एयरफोर्स ब्रिटिश टाइम में बनी थी। याद रखिएगा आप, इंडियन एयरफोर्स ब्रिटिश टाइम यानी कि अंग्रेजों के शासन में। इंडियन एयरफोर्स जो है बच्चों ब्रिटिश टाइम यानी कि अंग्रेजों के शासन में बनी थी। और बच्चों यदि इसके ऑप्शंस की हम बात करें तो 1947 में नहीं बनी थी, 1960 में नहीं बनी थी, 1962 में भी नहीं बनी। क्यों नहीं बनी थी? क्योंकि इस समय हमारा भारत देश आजाद हो चुका था। और हमने क्या बात की कि भारतीय वायुसेना जो है बच्चों ब्रिटिश टाइम यानी कि अंग्रेजों के समय में बनी थी। तो अंग्रेज 1932 में भारत में थे यानी कि भारत पे राज्य कर रहे थे। तो बच्चों ऑप्शन बी यानी कि 1932 इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला। तो कमेंट सेक्शन में जिन भी हमारे बच्चों ने ऑप्शन बी 1932 कमेंट किया है उन सभी बच्चों का आंसर जो है बिल्कुल ही सही होने वाला है। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के औपचारिक प्रमुख कौन है? हु इज द सेरेमोनियल हेड ऑफ द इंडियन आर्मी? भारतीय सेना के औपचारिक जो बच्चों बात करें हम प्रमुख कौन है? बच्चों यदि हम बात करें तो राष्ट्रपति जो होता है बच्चों याद रखिएगा यानी कि हमारे प्रेसिडेंट जो होते हैं बच्चों वो हमारे सुप्रीम कमांडर होते हैं आर्म्ड फोर्सेस के। याद रखिएगा हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं बच्चों क्या होते हैं? सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्स। याद रखिएगा आप हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं बच्चों वो हमारी सेना के औपचारिक प्रमुख होते हैं। तो याद रखिएगा आप
ऑप्शन बी राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट जो है बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला था। कमेंट सेक्शन में जितने भी बच्चों ने ऑप्शन बी राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट कमेंट किया है उन सभी बच्चों का आंसर जो है बिल्कुल ही सही होने वाला है। यानी कि बच्चों सेना का जो सर्वोच्च प्रमुख होता है वो कौन है, तो बच्चों वो होता है हमारे प्रेसिडेंट यानी कि हमारे राष्ट्रपति। तो ऑप्शन बी राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है निम्नलिखित में से किस व्यंजक को सरलीकृत यानी कि सिंप्लीफाई करने पर वह अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। सिंप्लीफाइंग विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिजल्ट इन एन इर्रेशनल नंबर। यानी कि जो हमें चार ऑप्शन दिए गए, यदि हम इसका सिंप्लीफाई करते हैं यानी कि सरलीकृत करते हैं बच्चों, तो हमें कौन से इर्रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या जो है बच्चों प्राप्त होगी। यदि बात करो बच्चों तो हम रेशनल प्लस इर्रेशनल नंबर हमेशा इर्रेशनल नंबर होता है, याद रखिएगा आप, रेशनल प्लस इर्रेशनल नंबर, ठीक है, याद रखिएगा आप, रेशनल प्लस इर्रेशनल नंबर बच्चों हमेशा इर्रेशनल नंबर होता है, याद रखिएगा आप, हमेशा ठीक है। रेशनल प्लस इर्रेशनल नंबर बच्चों हमेशा ही इर्रेशनल नंबर होता है। और जो आंसर जो होगा बच्चों वो होगा हमारा इर्रेशनल यानी कि √12/3, याद रखिएगा आप, ऑप्शन डी यानी कि √12+3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला। क्यों बच्चों, क्योंकि √12 जो है हमारा वो हमारा इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। √12 क्या है बच्चों, ये हमारा इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। तो √12+3 जो है बच्चों हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, एक घनाभ के आंतरिक विकर्ण की लंबाई जो है बच्चों वह क्या है जिसकी की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 84 सेंटीमीटर है। हमें लंबाई ज्ञात करना बच्चों, हमें भुजाएं दी गई है, ठीक है, हमें क्या करना है उसकी लंबाई यानी कि लेंथ जो है बच्चों उसको हमें ज्ञात कर रही है। तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, हम लगाएंगे लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। हम क्या करेंगे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यानी कि लेंथ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। यदि हम बात करें बच्चों तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 + 12 + 84, ठीक है, ये हमें दिया गया। यदि हम इसकी बात करें बच्चों इसका क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा √25, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा √25 + 144 और 84 का जो होता है बच्चे वो होता है हमारा 7056। क्या होता है हमारा 7056। यदि हम इसको और आगे सोल्व करेंगे बच्चों क्या होता है, इतना हमने क्या किया सॉल्व कर लिया, तो ये कुल हो जाएगा हमारा √7225, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा √7225। यदि इसकी सॉल्यूशन करेंगे बच्चों आगे तो ये मिलेगा हमें 85 सेंटीमीटर यानी कि ऑप्शन सी 85 सेंटीमीटर बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला। याद रखिएगा। तो जिन भी हमारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन सी 85 सेंटीमीटर कमेंट किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमें दिया गया है दिए गए 3x3 अवयव का सारणी क्या है। What is the determinant of the given 3x3 मैट्रिक्स। हमें एक मैट्रिक्स दिया गया बच्चों 3x3 यानी कि इधर 3 और ये 3, हमें एक 3x3 का बच्चों मैट्रिक्स दिया गया। यदि हम बात करें बच्चों हमें जब भी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट निकालना बच्चों तो हमें हमेशा साइन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमें जब भी डिटर्मिनेंट निकालना बच्चों तो हमें हमेशा इसके साइन यानी कि प्लस माइनस का ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। जब भी बच्चों सारणी यानी कि डिटर्मिनेंट निकालना होता है बच्चों तो हमें हमेशा साइन यानी कि प्लस माइनस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और सही कैलकुलेशन से बच्चों इसका जो आंसर होगा वो होगा 13। इसका आप जो सही सॉल्यूशन करेंगे बच्चों हमें आएगा तो -13। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
24 मीटर की दूरी से एक ध्वज दंड के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, इसकी ऊंचाई क्या है? फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 24 मीटर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ फ्लैग पोल इज 30 डिग्री, व्हाट इट्स हाइट। हमें क्या दिया गया, हमें डिस्टेंस दिया गया बच्चों, एंगल ऑफ डेविएशन दिया गया है, और हमें उसकी जो हाइट जो है बच्चों वो ज्ञात करनी है। तो याद रखिएगा बच्चों, जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, हमें उसकी क्या करनी है, उसकी हमें हाइट ज्ञात करनी है। तो बच्चों टेन थीटा जो होता है, ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेन थीटा को यूज करेंगे, टेन थीटा यानी कि हाइट अपॉन बेस, ठीक है, हाइट अपॉन में हम क्या करेंगे, बेस लिखेंगे बच्चों। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, 1/√3। ये कितना हो जाएगा हमारा, 1/√3, ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा। यदि हम हाइट की बात करें बच्चों तो ये हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, हम हाइट लिखेंगे बच्चों तो हाइट हो जाएगी हमारी 24/√3। कितनी हो जाएगी, 24/√3, और ये हो जाएगा हमारा 8√3 मीटर। तो याद रखिएगा आप, ऑप्शन बी 8√3 मीटर इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। जिन बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन बी 8√3 कमेंट किया है, उन सभी का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, दांतों की आवर्धित छवि देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? हमारा जो दांतों की मैग्नीफाइड यानी कि बड़ी इमेजेस देखने के लिए, यानी कि आप डेंटिस्ट के पास में जाएंगे बच्चों, तो डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करता है ताकि आपके दांतों की क्लियर यानी कि मैग्नीफाइड इमेजेस यानी कि बड़ी इमेज उसको देखने को मिले डॉक्टर को। याद तो बच्चों याद रखिएगा आप, डॉक्टर हमेशा कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। याद रखिएगा आप, डॉक्टर हमेशा बच्चों अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अवतल दर्पण बच्चों पास की वस्तु को बड़ा दिखाता है। क्या करता है? यह पास की वस्तु को बड़ा दिखाता है। याद रखिएगा आप, अवतल दर्पण जो है बच्चों यह पास की वस्तु को बड़ा दिखाता है, और डेंटिस्ट यानी कि दांतों के जो डॉक्टर होते हैं बच्चों वो इसी का उपयोग करते हैं, यानी कि इसी का यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किसके द्वारा निर्धारित होती है? द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिटरमाइंड बाय, यानी कि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किसके द्वारा निर्धारित होती है? बच्चों यदि हम बात करें तो किसी भी एक प्रकार की सामग्री का प्रकार जो बच्चों वह सबसे ज्यादा डिपेंड करती है सामग्री के प्रकार पर, यानी कि टाइप ऑफ मटेरियल पर, यानी कि किस प्रकार की सामग्री है उसके ऊपर उस पदार्थ की बच्चों प्रतिरोधकता जिसे हम रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टिविटी भी कहते हैं वह सबसे अधिक निर्धारित होती है। तो ऑप्शन बी सामग्री का प्रकार इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से चलती वस्तु के वेग के बारे में क्या सत्य है? व्हाट इज ट्रू अबाउट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड ऑन सर्कुलर पाथ, यानी कि एक सर्कुलर पाथ पर यानी कि एक वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल चलती हुई वस्तु के वेग, यानी कि इस पर कोई भी एक ही स्पीड में कोई भी एक वस्तु चल रही है बच्चों, तो उसके वेग के बारे में हमसे पूछा गया है, क्या सत्य है? बच्चों याद रखिएगा, इसका ऑप्शन देखते हैं हम। तो इसके बच्चों हमसे क्या पूछा गया है, क्या सत्य है? हमसे आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना गया है बच्चों कि हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो हमसे पूछा गया क्या सत्य है। तो बच्चों इसके ऑप्शन बात करें हम तो वेलोसिटी शून्य हो जाती है, नहीं होती है। यह अनंत यानी कि इन्फिनिट हो जाती है, नहीं होती। यह स्थिर रहती नहीं, यह बदलती रहती है। इट कीप्स चेंजिंग, याद रखिएगा जब भी कोई भी एक वस्तु वृत्ताकार पथ यानी कि सर्कुलर पाथ पर अगर लगातार गति करेगी बच्चों तो उसका जो वेग है यानी कि उसकी वेलोसिटी जो है बच्चों वो बदलती रहती है, यानी कि उसकी स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट यानी कि एक समान रहती है पर डायरेक्शन बदल रही है। स्पीड एक जैसी है पर उसकी डायरेक्शन बदल रही है बच्चों, इसलिए उसकी वेलोसिटी यानी कि वेग जो है बच्चों वो बदलती रहती है। तो ऑप्शन ए बदलती रहती है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट अफेक्ट डज इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी हैव ऑन द टाइम पीरियड ऑफ साइंस? यानी कि हम किसी ध्वनि की फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति बढ़ा देते हैं बच्चों, तो आवर्तकाल जिसे हम टाइम पीरियड कहते हैं साउंड का, उसमें क्या परिवर्तन होता है? तो बच्चों इसको याद करने का फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू 1/f। टाइम पीरियड जब भी हमें निकालने का बच्चों, तो इसका होता है T इज इक्वल टू 1/f। इस सूत्र की सहायता से हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है बच्चों तो टाइम कम होता है, याद रखिएगा आप। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो टाइम क्या होता है बच्चों, कम होता है। जब अभी आप आवृत्ति बढ़ाएंगे बच्चों तो उसका समय जो है बच्चों वो क्या होगा, समय जो होगा वो कम हो जाएगा, यानी कि टाइम पीरियड जो है वो घटता है। तो ऑप्शन सी डिक्रीजेस इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी की सतह पर तैरती वस्तु के लिए कौन सी शर्त सत्य है? विच कंडीशन इज ट्रू? हमसे सत्य अवस्था पूछी गई है कि पानी की सतह पर कोई भी एक वस्तु तैर रही है बच्चों, तो उसके लिए कौन सी उसकी कंडीशन है जो होगी बच्चों, वो सत्य होगी। यदि बच्चों हम बात करें तो भार ब्योनेट फोर्स से ज्यादा होता नहीं होता है, भार ब्योनेट फोर्स से कम होता है नहीं होता, कोई उत्पन्न वो होता है बच्चों भार बराबर ब्योनेट फोर्स, यानी कि वेट इज इक्वल टू ब्योनेट फोर्स। याद रखिएगा आप, भार बराबर उत्प्रणोद यानी कि वेट इज इक्वल टू ब्योनेट फोर्स इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होना। क्यों बच्चों? क्योंकि फ्लोटिंग कंडीशन में यानी कि तैरने की यदि कोई भी चीज एक तैर रही है बच्चों, तो उसका बेसिक रूल यही है कि उसका जो भार है, ठीक है, वो उस पर जो ब्योनेट फोर्स लग रहा है उसके बराबर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और बेसिक और बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने आया बच्चों कि मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू करने वाला एंजाइम कौन सा है? हमारे शरीर में बच्चों अलग अलग बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, यदि हम बात करें तो हमारे मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू करने वाला एंजाइम कौन सा है बच्चों? हम बात करें हमारे मुख में सलाइवरी ग्लैंड होती है, यानी कि लार ग्रंथि होती है बच्चों। और लार ग्रंथि क्या करती है? यह स्टार्च को मेल्टोस में बदलती है। क्या करती है? यह स्टार्च को मेल्टोस में बदलती है। ठीक है, और हमारी लाल ग्रंथि बच्चों एक एंजाइम छोड़ती है जिसका नाम है सेलाइवरी एमाइलेस। याद रखिएगा आप, हमारी लाल ग्रंथि एक एंजाइम छोड़ती है जिसका नाम है सेलाइवरी एमाइलेस। आप इसको टाइलिन एंजाइम भी कहते हैं। ठीक है, इसी एंजाइम को हम टाइलिन एंजाइम भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, अब लारदार एमाइलेस यानी कि सेलेवरी एमाइलेस इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में जिन भी हमारे बच्चों ने ऑप्शन सी यानी कि सेलेवरी एमाइलेस कमेंट किया है, उन सभी बच्चों का आंसर जो है बच्चों बिल्कुल ही सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव श्वसन तंत्र में गैसों का आदान प्रदान का मुख्य स्थान क्या है? व्हाट इज प्राइमरी साइट ऑफ गैस एक्सचेंज इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम? मानव बच्चों अपने फेफड़े यानी कि लंग्स की सहायता से श्वसन की क्रिया करते हैं। याद रखिएगा, मानव जो है बच्चों अपने लंग्स यानी कि फेफड़ों की सहायता से अपनी श्वसन की क्रिया करते हैं बच्चों। तो ट्रेकिया में नहीं होता है, ब्रोंकी में भी नहीं होता, ना ही डायफ्रेम में। हमारे एल्वियोल जिसे हम वायु कुपिकाएं कहते हैं बच्चों, याद रखिएगा, अब एल्वियोली के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। याद रखिएगा, अब हमारी एल्वियोल में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। हम बच्चों ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। याद रखिएगा, आप मनुष्य जो होते हैं बच्चों ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो ऑप्शन डी वायु कूपिका जिसे हम एल्वियोली भी कहते हैं, वो जो होती है हमारे मानव श्वसन तंत्र में गैसों के आदान प्रदान के मुख्य स्थान होती है। तो ऑप्शन डी वायु कूपिका यानी कि एल्वियोली बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हृदय में यानी कि हमारे हार्ट में रक्त प्रवाह का सही क्रम कौन सा है? व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ब्लड फ्लो इन द हार्ट? हमारे हार्ट का बच्चों सबसे मुख्य कार्य होता है रक्त को पंप करना, यानी कि ब्लड को जो है बच्चों पंप करने का काम कौन करता है? हमारा हार्ट। तो बच्चों सबसे पहले खून जो होता है वो राइट ऑट्रियम में जाता है, ठीक है। राइट ऑट्रियम के बाद राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद लंग्स में जाता है, और उसके बाद वो जाता है लेफ्ट ऑट्रियम में। याद रखिएगा सबसे पहले जो होता है बच्चों वो जाता है हमारे राइट एट्रियम में, फिर हमारे राइट वेंट्रिकल में, फिर लंग्स में, और फिर लेफ्ट एट्रियम में। याद रखिएगा आप, ठीक है। यदि हम क्या बात कर रहे हैं, यदि हम बात करें बच्चों सही फ्लो की, तो सबसे पहले हमारा राइट, ठीक है, तो दायां अलिंद में जाता है, उसके बाद बाएं निलय में जाता है, फिर फेफड़े में जाता है, उसके बाद दाएं निलय में जाता है। तो ऑप्शन बी जो है बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं हम। इधर सबसे पहले राइट एट्रियम है, ठीक है। सबसे पहले रक्त कहाँ जाता है? राइट एट्रियम में, उसके बाद जाता है राइट वेंट्रिकल में, उसके बाद ये आता है लंग्स में, ठीक है। उसके बाद कहाँ जाता है? ये जाता है लंग्स में, उसके बाद जाता है लेफ्ट एट्रियम में। तो बच्चों ये जो है इसका बिल्कुल सही सीक्वेंस होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलना और लिखना जैसी ऐच्छिक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती है? ऐच्छिक की बात करें बच्चों तो ऐसी गतिविधियां जो हम हमारे मन से यानी कि हमारी इच्छा के अनुसार करते हैं, उन एक्टिविटीज को हम ऐच्छिक गतिविधियां भी कहते हैं। चलना और लिखना, चलना और लिखना जो हमारी ऐच्छिक गतिविधियां होती है बच्चों, ये किसके द्वारा नियंत्रित होती है? वॉलेंटरी एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग एंड राइटिंग कंट्रोल बाय। चलना और लिखना बच्चों हम हमारी इच्छा से करते हैं, ठीक है, तो ये हमारी ऐच्छिक गतिविधियां होती है। तो बच्चों याद रखिएगा अब हमारे जितनी भी ऐच्छिक गतिविधियां होती है बच्चों, यानी कि वॉल्यूंटरी यानी कि हमारी इच्छा से कंट्रोल होने वाली सारी गतिविधियां बच्चों हमारी कंकालीय मांसपेशियां यानी कि स्केलेटल मसल के द्वारा कंट्रोल होती है। यानी कि चलना और लिखना जैसी ऐच्छिक गतिविधियां बच्चों हमारी कंकाली मांसपेशी से स्केलेटल मसल भी कहते हैं, इसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो ऑप्शन सी कंकाली मांसपेशी यानी कि स्केलेटल मसल इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंधे पर भुजा की स्वतंत्र गति किसके कारण संभव है? फ्री मूवमेंट ऑफ आर्म एट शोल्डर इज पॉसिबल ड्यू टू। बच्चों हमारे शोल्डर की बात करें तो बच्चों हमारे शोल्डर के अंदर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है। याद रखिएगा हमारे शोल्डर के अंदर बच्चों बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है। आप देखेंगे कि हमारे जो हमारा शोल्डर होता है बच्चों उसके अंदर एक ऐसा सॉकेट होता है, और हमारा जो शोल्डर होता है उसका जो एक सॉकेट होता है उसके अंदर फिट हो जाता है इस तरह से। तो शोल्डर जो है बच्चों वो फुल रोटेट कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि उसके अंदर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है। याद रखिएगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारे कंधे के अंदर पाया जाता है, और इसी वजह से हमारा कंधा जो है बच्चों मूवमेंट कर पाता है। तो याद रखिएगा आप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है कि कंधे में कौन सा जॉइंट यानी कि कौन सा जोड़ पाया जाता है। तो याद रखिएगा बच्चों कंधे में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारा भुजा जो है हमारी जो हाथ है जो स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेड्यूला ओब्लोंगेटा में क्षति से किस कार्य में बाधा आती है? ठीक है, डैमेज टू मेड्यूला ओब्लोंगेटा डिस्ट्रीब्यूट विच फंक्शन। जब हमारे मस्तिष्क का मानव मस्तिष्क का बच्चों एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं मेड्यूला ओब्लोंगेटा, और यदि इसमें क्षति होती है तो हमारे शरीर के किस कार्य में बाधा आती है? बच्चों मेड्यूला ओब्लोंगेटा की बात करते हैं तो हमारी श्वसन और हार्ट बीट यानी कि हमारी हृदय गति और हमारे श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कंट्रोल करता है। तो बच्चों यदि यह डैमेज होता है तो क्या होता है? हमारी जो बच्चों लाइफ है वो खतरे में आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी सांस लेने की प्रोसेस और हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ओब्लोंगेटा। तो इससे क्या होगा? ठीक है, तो इससे क्या होगा? हमारी लाइफ डैमेज हो जाएगी। तो ऑप्शन बी हार्ट रेट एंड रेस्पिरेशन इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। तो जिन भी बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन बी कमेंट किया है उन सभी का आंसर जो है बच्चों बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जीवों का विभिन्न रूप में विविधीकरण क्या कहलाता है? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट फॉर्म्स इज कॉल्ड। यदि हम अलग अलग जीवों को अलग अलग रूप में विविधीकरण कर देते, यानी कि अलग अलग रूप में उनको बांट देते बच्चों, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? तो उसे हम कहते हैं अडाप्टिव रेडिएशन, यानी कि अनुकूली विकिरण। याद रखिएगा आप, एक स्पीशीज बच्चों कई नई स्पीशीज को जन्म देती है। याद रखिएगा आप, एक स्पीशीज यानी कि एक जीव जो होता है कई नए जीवों को जन्म देता है बच्चों, तो इसे हम कहते हैं अनुकूली विकिरण, यानी कि अडाप्टिव रेडिएशन। तो ऑप्शन बी अनुकूली विकिरण इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। कमेंट सेक्शन में देख रहा हूं प्रजापति बिल्कुल, तो जिन भी हमारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन बी अनुकूल विकिरण कमेंट किया है, उन सभी का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। इवोल्यूशनरी चेंज इन अ पॉपुलेशन इज मेनली ड्यू टू, यानी कि जनसंख्या में विकासीय परिवर्तन मुख्यतः किस कारण से होता है? याद रखिएगा, जब भी पॉपुलेशन में जनसंख्या में बच्चों विकासीय परिवर्तन होता है वो किस कारण से होता है? बच्चों जब इस क्वेश्चन की बात करें तो जीन फ्रीक्वेंसी जो है बच्चों, याद रखिएगा आप, जीन फ्रीक्वेंसी यानी कि इवोल्यूशन जो होता है बच्चों वह जीन फ्रीक्वेंसी चेंज करता है। याद रखिएगा आप, इवोल्यूशन जो होता है जीन फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है। तो ऑप्शन डी जीन आवृत्तियां यानी कि जीन फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला। कमेंट सेक्शन में आकाश बोल रहे हैं कि लव फ्रॉम पंजाब, बिल्कुल। तो पंजाब की यदि हम बात करें बच्चों तो पंजाब भारत का एक बहुत ही सुंदर राज्य है, बहुत खूबसूरत राज्य है, और हमारे देश के बहुत सारे सैनिक पंजाब से भी आते हैं। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनुष्यों में मलेरिया किसके काटने से फैलता है? एक और बेसिक सा और एक और इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आ गया। फटाफट से आप सभी बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि मनुष्यों में मलेरिया किसके काटने से फैलता है। यह एक परजीवी यानी कि पैरासाइट यानी कि प्रोटोजोआ कारण होता है। कौन सा प्रोटोजोआ? प्लाज्मोडियम। ठीक है, मलेरिया रोग एक प्लाज्मोडियम नामक पैरासाइट की वजह से होता है। अब जितने भी बच्चे हमारे लाइव सेशन में जुड़े हुए, मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही बताएंगे कि मनुष्यों में मलेरिया किसके काटने से फैलता है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है बच्चों, याद रखिएगा आप, हमेशा बच्चों मादा मच्छर ही काटती है। याद रखिएगा बच्चों, हमेशा मादा मच्छर ही काटती है। तो हमेशा फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, याद रखिएगा आप, मेल यानी कि नर एनोफिलीज मच्छर नहीं है। मादा एडिस, डेंगू या चिकनगुनिया की मक्खी भी नहीं है। मादा एनोफिलीज मच्छर यानी कि फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो यानी कि मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग फैलता है। तो ऑप्शन ए मादा एनोफिलीज मच्छर इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। कमेंट सेक्शन में मैं देख रहा हूं कि रवि प्रजापति ने ऑप्शन बिल्कुल ए कमेंट किया है, कशिश ने भी बिल्कुल। तो जिन भी हमारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन ए कमेंट किया है उन सभी का आंसर जो है बिल्कुल ही सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मवेशियों के दूध उत्पादन में सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंप्रूविंग मिल्क प्रोडक्शन इन केटल? ठीक है, मवेशी यानी कि जितने भी हमारे कैटल्स होते हैं बच्चों, उनमें यदि आप बात करें तो दूध उत्पादन में सुधार क्यों किया जाता है, यानी कि दूध उत्पादन में सबसे अधिक जो होता है किस वजह से किया जाता है? तो बच्चों यह जो होता है ज्यादा दूध देने वाली नस्ल बनाना। याद रखिएगा, ज्यादा दूध देने वाली नस्ल को बनाना। ठीक है, तो यदि बात करें बच्चों मवेशियों में दूध का जो उत्पादन होता है बच्चों वो क्या होता है? वो होता है ज्यादा दूध देने वाली नस्ल का निर्माण करना। तो याद रखिएगा वांछनीय गुणों को बनाना या कि प्रमोट डिजायरेबल ट्रेट्स। तो ऑप्शन बी जो है बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई फसल किस्म के मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन फॉर इवेल्यूटिंग फॉर न्यू क्रॉप वेराइटी? नई फसल किस्म के मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? बच्चों यदि हम बात करें तो किसी भी हमें इस चीज की बात करें बच्चों तो हमें सबसे पहले उसकी जो वेराइटी होती है बच्चों वो स्टेबल होनी चाहिए। ठीक है, उसकी जो वेराइटी होती कैसी होनी चाहिए? स्टेबल। उसकी वैरायटी जो है बच्चों स्टेबल यानी कि स्थिर होनी चाहिए और हर जनरेशन में हमें सेम रिजल्ट चाहिए। तो क्या करते हैं हम? ऑप्शन बी
गुणों की स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ ट्रेट्स जो है बच्चों, इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीव के अस्तित्व को प्रभावित करने वाली स्थितियां क्या कहलाती है? कंडीशंस अफेक्टिंग एन ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल आर कॉल्ड। किसी भी जीव के अस्तित्व यानी कि उसके एग्जिस्टेंस को प्रभावित करने वाली स्थितियां क्या कहलाती है? बच्चों, जिस जगह कोई भी एक जीव रहता है उस जगह को उस जीव की आवास यानी कि हैबिटेट कहते हैं। याद रखिएगा, प्राकृतिक वास। कोई भी एक जीव बच्चों जिस जगह पर रहता है उस जीव की उस जगह को हम कहते हैं हैबिटेट यानी कि प्राकृतिक वास। तो ऑप्शन सी प्राकृतिक वास यानी कि हैबिटेट जो बच्चों, इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च पोषी स्तरों पर ऊर्जा की कमी का कारण क्या है? वाई डज एनर्जी डिक्रीजेस एट हाई ट्रोपिक लेवल्स। उच्च पोषी स्तरों पर ऊर्जा की कमी का बच्चों कारण क्या है? याद रखिएगा बच्चों, एनर्जी जो होती है हर लेवल पर 90% तक घट जाती है। याद रखिएगा बच्चों, एनर्जी जो होती है हर लेवल पर 90% तक घट जाती है। एनर्जी क्या करती है यानी कि ऊर्जा जैसे जैसे हम ऊंची लेवल पर जाती है वो क्या करती है 90% तक घट जाती है। तो ऊष्मा के रूप में हानि यानी कि लॉस एस हीट, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी क्षेत्र में जीवन रूपों की विविधता क्या कहलाती है? डाइवर्सिटी इन ऑफ लाइफ फॉर्म्स इन एन एरियाज। क्या पूछा गया कि किसी क्षेत्र में जीवन रूपों की विविधता क्या कहलाती है? बच्चों यदि हम बात करें तो जितनी ज्यादा स्पीशीज होगी उतना ही हमारा हेल्दी इकोसिस्टम होगा। जितनी ज्यादा स्पीशीज होगी, ठीक है, उतना ज्यादा क्या होगा हमारा हेल्दी इकोसिस्टम। ठीक है, जितनी ज्यादा स्पीशीज होगी बच्चों उतना ही ज्यादा हमारा इकोसिस्टम उतना ही अच्छा होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बच्चों ऑप्शन बी जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल निकायों में पोषक तत्वों की अत्यधिक वृद्धि को क्या कहते हैं? एक्सेसिव इनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर बॉडीज। जल निकायों में पोषक तत्व की अत्यधिक वृद्धि को क्या कहते हैं? जब बच्चों जल निकाय में जब पोषक तत्वों की ज्यादा मात्रा में ग्रोथ यानी कि वृद्धि हो जाती है बच्चों, तो उसे हम क्या कहते हैं? जब बच्चों पानी में न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व बढ़ते हैं तो क्या होता है? एल्गी बढ़ती है। याद रखिएगा, जब पानी में यानी कि वाटर में न्यूट्रिएंट्स बढ़ते हैं तो क्या होता है? एल्गी, जिसे हम कवक भी कहते हैं। एल्गी जो होती है बच्चों वो बढ़ जाती है, और जब भी एल्गी बढ़ती है बच्चों तो ऑक्सीजन जो होती है वो कम हो जाती है। याद रखिएगा, जब भी एल्गी बढ़ती है बच्चों तो ऑक्सीजन जो है कम हो जाती है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम सुपोषण यानी कि यूट्रोफिकेशन। तो ऑप्शन डी सुपोषण बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी एक रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का आधार कौन सा नियम है? विच लॉ इज द बेसिस फॉर बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। यदि बच्चों किसी भी एक समीकरण को हम बैलेंस करने की बात करें, जितने हमारे रिएक्टेंट होते हैं, जितने हमारे अभिकारक होते हैं बच्चों, उतने ही हमारे जो उत्पाद होना चाहिए, यानी कि जितनी मात्रा में हमने अभिकारक लिया है उतना ही हमारी मात्रा में प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो जब हमारे अभिकारक और उत्पाद की मात्रा बराबर होती है बच्चों तो उसे हम कहते हैं बैलेंस रिएक्शन यानी कि रासायनिक संतुलित समीकरण। बच्चों यदि हम बात करें तो हमारा एक नियम है कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान का संरक्षण। यह नियम क्या कहता है बच्चों कि हम द्रव्यमान यानी कि किसी भी एक रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो बढ़ता है ना ही घटता है। याद रखिएगा, किसी भी एक रासायनिक अभिक्रिया में बच्चों द्रव्यमान यानी कि मास जो है ना बढ़ता है ना घटता है। तो ऑप्शन बी द्रव्यमान का संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मास जो है बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला। यानी कि जितना हमारे रिएक्टेंट का मास है उतना ही हमारे प्रोडक्ट का मास भी होना चाहिए।
यानी कि जितने हमने हमारे दो अभिकारक लिए उनका कुल मिलाकर जितना भार होगा। यदि आपने 1 लीटर पानी के अंदर यदि 500 ml कोई चीज मिलाई है बच्चों, तो उसका जो कुल भार होगा वो होगा 1.5 लीटर्स। क्यों? क्योंकि दोनों अभिकारों के कुल वजन के बराबर उसके उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट का वजन होता है। तो ऑप्शन बी द्रव्यमान का संरक्षण इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रासायनिक प्रक्रिया संक्षारण का कारण बनती है? कोरोजन। कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संक्षारण का कारण बनती है? बच्चों याद रखिएगा, कोई भी अभिक्रिया में जब भी ऑक्सीजन जुड़ती है, कोरोजन मतलब जंग लगना कह सकते हैं, ठीक है। जिसी भी एक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ती है बच्चों याद रखिएगा, लोहा क्या करता है, हमारे आसपास के वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन और नमी के साथ में अभिक्रिया करता है और जंग यानी कि रस्ट का निर्माण करता है। इसमें क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन जुड़ती है। तो जिस भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जो है बच्चों जुड़ेगी, वहां पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। तो ऑप्शन ए ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। रस्टिंग यानी कि जंग लगना बच्चों इसका एक एग्जाम्पल है। जंग लगना इसका एक एग्जाम्पल है बच्चों। क्या करता है, हमारा आयरन जो है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है, तो ये बनता है FeO2, ठीक है। आयरन ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करता है बच्चों और जंग यानी कि रस्ट का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रणाली ने त्रिक यानी कि ट्रायड शब्द दिया था? हुज सिस्टम इंट्रोड्यूस द टर्म ट्रायड्स? त्रिक नियम एक नियम था बच्चों जिसे हम त्रिक नियम भी कहते हैं। यह नियम डोबेनियर ने दिया था, जोहान वोल्फगैंग डोबेनायर। डोबेनायर ने बच्चों एक त्रिक नियम दिया था। उन्होंने क्या बताया था कि यदि हम 3 तत्वों को साथ में लेते हैं, ठीक है, हमने क्या फॉर एग्जांपल लेते हैं हम कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो बीच वाले तत्व का जो द्रव्यमान होगा यानी कि इसका जो मास होगा वो उसके आसपास दोनों तत्व के द्रव्यमान के एवरेज के बराबर होगा। क्या बताया उन्होंने? इन्होंने त्रिक नियम दिया था डोबेनियर ने। उन्होंने 3 तत्वों को साथ में लिया। उन्होंने यह बताया कि बीच वाले तत्व का जो द्रव्यमान होगा यानी कि उसका परमाणु भार होगा वो किसके बराबर होगा? उसके आसपास जो दोनों तत्वों का परमाणु भार है उसके एवरेज यानी कि उसके औसत के बराबर होगा। तो इसे हम कहते हैं त्रिक नियम, जो कि डोबेनायर ने दिया था। तो डोबेनायर ने बच्चों प्रणाली ने त्रिक शब्द दिया था। तो ऑप्शन डी डोबेनायर जो बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? द मॉडर्न पीरियडिक टेबल इज बेस्ड ऑन, बच्चों ने बात करें बच्चों तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है बच्चों वह आधुनिक आवर्त सारणी हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें हमने परमाणुओं यानी कि तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर उनको व्यवस्थित किया गया था। क्या किया हमने? तत्वों के बढ़ते हुए यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के आधार पे हमने क्या किया था, तत्वों को इस आवर्त सारणी में रखा था। और यदि हम बात करें बच्चों परमाणु संख्या किससे मिलकर बनी होती? यह बनी होती नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी किसी भी एक तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन्स की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है। तो याद रखिएगा अब एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। याद रखिएगा बच्चों परमाणु संख्या जो है एटॉमिक नंबर हमारी आधुनिक आवर्त सारणी में हम बढ़ते हुए क्रम यानी कि जिस तत्व की परमाणु संख्या कम होगी उस तत्व को पहले रखेंगे हम, और जिसकी ज्यादा होगी उस तत्व को बाद में रखेंगे। यानी कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है तो हमने इसको सबसे पहला रखा, कार्बन की परमाणु संख्या 6 है तो हमने कार्बन को छठे नंबर पर रखा। तो बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर हमने क्या किया, तत्वों को हमारी आवर्त सारणी में व्यवस्थित रूप से रखा है। तो ऑप्शन बी परमाणु संख्या इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? याद रखिएगा आप, किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? बच्चों यदि हम बात करें तो परमाणु त्रिज्या की बात करें यानी कि एटॉमिक रेडियस, नाभिक से सबसे बाहरी कक्ष की दूरी, नाभिक से सबसे बाहरी कक्ष की दूरी क्या कहलाती है? एटॉमिक रेडियस। याद रखिएगा बच्चों, तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं परमाणु का साइज बढ़ता है। याद रखिएगा, जैसे जैसे हम नीचे आते हैं परमाणु का साइज बढ़ता है, ठीक है। तो
ये हमारा ऑक्सीजन ग्रुप बच्चों। तो पहला ग्रुप, पहला एलिमेंट ये है, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। जैसे जैसे हम बच्चों अप टू डाउन जाते हैं, एटम साइज यानी कि एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है। और जैसे जैसे बच्चों एटम का साइज बढ़ेगा तो नाभिक से लेकर सबसे बाहरी कक्ष की दूरी भी बढ़ेगी। तो याद रखिएगा आप ऑप्शन डी टेल्यूरियम जो है बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। क्यों? किसी भी तत्व की परमाणु त्रिज्या कब बढ़ेगी? जब उस तत्व का साइज बड़ा होगा। अब परमाणु त्रिज्या क्या होती है? नाभिक से सबसे बाहरी कक्षा की दूरी, यानी कि द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। तो जितना बड़ा परमाणु होगा उतने ही अधिक उसकी नाभिक से लेकर उसके सबसे बाहरी कक्ष की दूरी होगी। तो ऑप्शन डी टेल्यूरियम इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। यह क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा कि किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है? हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें बच्चों तो ऐसे तत्व जो सबसे ज्यादा शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, यानी कि किसी भी एक बॉन्ड फॉर्मेशन में, यानी किसी भी एक बंध निर्माण में या कहीं पे भी इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है तो उन शेयर पेड वाले इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की क्षमता क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से याद रख लीजिए कि फ्लोरीन जो होता है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व होता है, यानी कि फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। याद रखिएगा आप, फ्लोरीन is highest electronegative element। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और यह क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है। तो अच्छे से इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन सा है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, तो वो है फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोलरता को व्यक्त करने का तरीका क्या है? व्हाट इज द वे टू एक्सप्रेस मोलरिटी? मोलरता को व्यक्त करने का तरीका क्या है? तो मोलरिटी को बच्चों हम मोल पर लीटर में दर्शाते हैं। मोलरिटी को हम मोल्स पर लीटर में दर्शाते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा आप, ऑप्शन ए मोल्स लीटर इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है, यानी कि मोलरता को हम व्यक्त करते हैं मोल पर लीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्रव्यमान किसके समतुल्य है? मास इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? द्रव्यमान किसके समान यानी कि किसके समतुल्य है? हमसे क्या पूछा गया है? द्रव्यमान जो है बच्चों किसके समतुल्य है? याद रखिएगा बच्चों, यह एक बिल्कुल ही बेसिक सा और एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि मास जो बच्चों वो होता है ऊर्जा यानी कि एनर्जी। मास जो होता है बच्चों एनर्जी के समतुल्य है। बच्चों क्या होता है? एनर्जी की एक इक्वेशन है E इक्वल टू mc स्क्वायर। अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक फोटो इलेक्ट्रिक उन्होंने इक्वेशन दी थी E इक्वल टू mc स्क्वायर। क्या होता है? मास एनर्जी में बदल सकता है, मास एनर्जी में बदल सकता है। तो ऑप्शन बी ऊर्जा एनर्जी बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, कॉपर को क्यूप्रिक ऑक्साइड में बदलने पर कॉपर क्या हो जाता है? कॉपर कन्वर्टिंग टू क्यूप्रिक ऑक्साइड गेट्स, जब हम कॉपर को क्यूप्रिक ऑक्साइड में बदल देते हैं तो वह क्या बन जाता है? बच्चों यदि हम कॉपर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, क्या होता है? कॉपर प्लस ऑक्सीजन, और किसी भी अभिक्रिया में बच्चों ऑक्सीजन जुड़ती है उस अभिक्रिया को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ती है बच्चों तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो यह जो होती है बच्चों यह है ऑक्सीकृत। यह कौन सी अभिक्रिया है? यह है ऑक्सीकृत यानी कि ऑक्सीडाइज्ड रिएक्शन। तो ऑप्शन ए ऑक्सीडेश यानी ऑक्सीडाइज्ड इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की हानि होती है?
किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की हानि होती है? इसके पहले हमने बात की ऑक्सीजन अगर जुड़ रही है, ठीक है, तो वो होती है ऑक्सीकरण। प्रेसिपिटेशन आखिरी में बचता है, संक्षारण जंग लगना होता है, अपचयन, ठीक है, रिडक्शन। जिस भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रही बच्चों, उस अभिक्रिया को हम रिडक्शन यानी कि अपचयन की प्रक्रिया भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी अपचयन यानी कि रिडक्शन जो है बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एल्डिहाइड ग्रुप है? निम्नलिखित में से कौन सा एक एल्डिहाइड ग्रुप है? इसके ऑप्शन की बात करें बच्चों, हमसे क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा एक एल्डिहाइड ग्रुप है? तो बच्चों हमारा CHO। CHO जो है बच्चों यह एक एल्डिहाइड ग्रुप है, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप को हम CHO से भी दर्शाते हैं। तो ऑप्शन सी CHO इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है, कि एल्डिहाइड ग्रुप की पहचान ही है बच्चों CHO। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन के किस अपरूप को अमेरिकी वास्तुकार ने प्रस्तुत किया गया था? विच कार्बन एलोट्रोप वॉज इंट्रोड्यूस बाय US आर्किटेक्ट? कार्बन के किस अपरूप को अमेरिकी वास्तुकार ने प्रस्तुत किया गया था? बच्चों याद रखिएगा, आप एक फुटबॉल के शेप का स्ट्रक्चर होता है, याद रखिए, जिसे हम फुलरिन कहते हैं। यह फुटबॉल के शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं फुलरिन। तो ऑप्शन ए फुलरिन बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु भार भिन्न हो क्या कहलाते हैं? ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान हो पर परमाणु भार अलग अलग हो। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे हाइड्रोजन की तीनों जगह पर परमाणु संख्या 1 है, ठीक है, पर तीनों ही जगह इसके परमाणु भार जो है वो अलग अलग है। तो इसे हम कहते हैं आइसोटॉप्स, यानी कि समस्थानिक। ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान हो पर परमाणु भार अलग हो बच्चों, उसे हम कहते हैं समस्थानिक, यानी कि आइसोटॉप्स। अगला क्वेश्चन, यदि द्रव्यमान 40 है और परमाणु क्रमांक 20 है तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? इफ मास इज 40 एंड एटॉमिक नंबर इज 20, मास 40 और एटॉमिक नंबर 20, ठीक है, हमने क्या देखा है? मास 40 और एटॉमिक नंबर है 20। बच्चों न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या होती है? मास माइनस एटॉमिक नंबर। यदि हम न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो क्या होती है? मास माइनस एटॉमिक नंबर। मास कितना है इसका? 40, एटॉमिक नंबर कितना है? 20, तो 40 माइनस 20, तो ऑप्शन बी 20। यदि द्रव्यमान 40 है और परमाणु संख्या 20 है तो न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी बच्चों? 20। तो ऑप्शन बी 20 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। तो चलिए बच्चों इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। किन परमाणु कणों को न्यूक्लियॉन कहा जाता है? विच एटॉमिक पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स? किन परमाणु कणों को न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है? बच्चों जहां पे भी आप देखेंगे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एक साथ में होते हैं उसे हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, जहां पे भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी कि नाभिक के अंदर जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ होते हैं बच्चों उसे हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो ऑप्शन डी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा आज का सेशन भी समाप्त होता है। जैसे कि आप हमेशा से ही जितने भी हम क्वेश्चंस करते हैं इन क्वेश्चन को कॉपी में एक साथ नोट डाउन करते हैं और बार बार इन क्वेश्चंस का अच्छे से रिवीजन करते हैं, ताकि जितना अधिक आप रिवीजन करेंगे उतना ही बेहतर आप बनेंगे। क्योंकि बच्चों प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी कि जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ही बेहतर आपके लिए होगा। तो इसी के साथ बच्चों हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।